समय के साथ रिजल्ट आएगा। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन मैंने एक चीज और भी नोटिस किया कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता जब कह रहे थे कि जिस तरीके से, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वो उद्धृत भगवान श्री कृष्ण को कर रहे थे कि जैसे भगवान श्री कृष्ण 5 गांव मांगने गए थे वैसे ही हम 5 सीटें मांग रहे हैं, हमें 5 सीट दे दो और नहीं तो मुस्लिम वोटों के बिखराव के लिए तैयार रहो। ये उन्होंने ये बात कही। अब सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी ने इसको सीधा खारिज नहीं किया। कौशिक साहब, समाजवादी पार्टी ने कहा कि भैया आप हैदराबाद की पार्टी हो, आप कांग्रेस से बात कर लो, आपको अलायंस में लेना है कि नहीं लेना है यह कांग्रेस तय करेगी, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे कि आपको हम लें कि नहीं लें, आपके साथ हम क्या करें। समाजवादी पार्टी सीधे सीधे ना क्यों नहीं करती है? उत्तर प्रदेश में तो बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, बड़ी जिम्मेदारी उसकी है, अलायंस वो तय कर रही है, टर्म्स वो डिक्टेट कर रही है। फिर ओवैसी को सीधा ना कहने से क्या समाजवादी पार्टी डरती है, घबराती है, या इसमें कोई आपको रणनीति दिखाई पड़ती है? ठीक वैसे ही जैसे बहन मायावती जी ने जब यह कह दिया कि वो इनके साथ नहीं आने वाली तो तुरंत अखिलेश यादव ने बयान दे दिया हम तो उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले थे, और जबकि उससे पहले कह रहे थे कि उन पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। देखो पंकज जी, 2014 के लोकसभा चुनाव की समीक्षा करिए कि जब भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें आई तो बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम बाहुल सीटों पर क्या रणनीति अपनाई। क्या भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा नहीं पहुंचा? क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ? क्या कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां लगभग 30 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जिसमें 6 सीटें ऐसी हैं जहां 40 से 50% तक मुस्लिम हैं, 30 से 40% ऐसी सीटें हैं जहां 12 लोकसभा सीटें हैं, और 20 से 30% 18 लोकसभा सीटें हैं। इन सीटों पर जो भी मुस्लिम प्रत्याशी होगा या मुस्लिम मतदाता जब निर्णय करता है तो ये वोट बैंक है किसका, ये देखना पड़ेगा ना। अब वो मुस्लिम वोट बैंक बटेगा तो फायदा किसको होगा? जब मुस्लिम वोट बैंक बटेगा फायदा होगा, और जो बांटने का काम करेगा वही बी टीम है मिश्रा जी। भारतीय जनता पार्टी को जिसके चुनाव में उतरने से फायदा हो जाए यही कहने लगते हैं कि ये बी टीम के रूप में उसने काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये जो 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 चीज़ें हैं, जहां 30 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, जहां ये गणित है, और ये बिल्कुल सही हो ओवैसी साहब वही सीटें मांग रहे हैं। जो 5 सीटों की बात कर रहे हैं, जो 5 से 6 सीटें ऐसी हैं 40 से 50% मुस्लिम है, वो हमें दे दीजिए, बात बाकी ठीक है, समर्थन हम आपका करेंगे। यदि नहीं देते हैं तो 25 सीट, मतलब 29-30 सीटें एसपी, लेकिन 25 सीट ऐसी हैं जहां लगता है कि 10% वोट भी इधर से उधर होता है, तो निश्चित तौर से वहां के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब कौन बसपा के साथ जाएगा या अलग से चुनाव लड़ेगा, या बसपा अलग लड़ करके क्या भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगी, ये निश्चित तौर से मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन जितने चुनाव पिछले हुए हैं तो उनकी आप समीक्षा कर लीजिए, विधानसभा की समीक्षा कीजिए आप, कि सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो सबसे ज़्यादा विधायक मुसलमान थे, उन्हीं पार्टी के थे। दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, यह तो उनकी आप समीक्षा कर लीजिए। जो आरक्षित सीटें हैं, बसपा की सरकार बनी तो बसपा के साथ वो दलित आरक्षित सीट वाले दलित चले गए, सपा की चलेगी सपा के साथ चले गए, भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। तो ये अब ये वोट बैंक आप कहिए कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ी दलित नेता है, और उत्तर प्रदेश में जो आरक्षित सीटें हैं ये तो उन पर भी बहुजन समाज पार्टी की पकड़ कमजोर हो गई है, तो उसकी समीक्षा तो करनी पड़ेगी, कहना तो पड़ेगा आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। तो जो बंटवारा है, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, ओवैसी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, निश्चित तौर से वही मोल भाव चुनाव से पहले होता है। हमें इतनी सीट चाहिए, उनको सीट चाहिए, गठबंधन में कौन आएगा कि नहीं आएगा ये समय पर निर्भर है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि ओवैसी बसपा अलग चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी को बड़े फायदे का सौदा होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह फायदे का सौदा होगा। ए.के. भामरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप अनुपम जी हाथ उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे।
कौशिक साहब कह रहे थे कि जिसके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो वही बी टीम है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जिसके ना लड़ने से फायदा हो और एक ही टाइम में लड़ने और ना लड़ने दोनों से फायदा हो। एक ही बार में दो उपचुनाव होते हैं, आजमगढ़ और रामपुर। एक जगह बसपा लड़ती है तो कैसा आपने हरा दिया, एक जगह नहीं लड़ती कैसा आपने हरा दिया। और अगर जिसके लड़ने से, तो कांग्रेस और ममता में किसको बी टीम माना जाए वेस्ट बंगाल में? कांग्रेस और केजरीवाल में किसको बी टीम माना जाए अपने हरियाणा में और पंजाब में? और मतलब ये मेरी एक बात समझ के बाहर है कौशिक साहब की, मतलब आप कैसे कैसे इसको एक तरह से, जिसका संवैधानिक रूल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों को भाजपा को हराना ही हराना है, भाजपा अछूत है ही है ये, आप उसको जो जिसके खड़े होने से या जिसके ना खड़े होने से, अच्छा एक ही बार में आप एक पार्टी को लड़ने और ना लड़ने दोनों के लिए दोषी ठहराते हैं। मेरा अपना एक मानना है, एक मिनट लूंगा पंकज भाई, कि 70 साल में मोहम्मद अली जिन्ना के बाद हिंदुस्तान में भारत के मुसलमानों ने एक भी मुस्लिम कायद नहीं पाया, एक भी मुस्लिम नेता नहीं पाया। वो नेहरू से लेके, इंदिरा से लेके, वीपी सिंह से लेके, बहुगुणा से लेके, मुलायम सिंह से लेके, लालू से लेके, किसी न किसी पे भरोसा करते रहे। और उसका अंत ये हुआ, उसका असर ये हुआ कि साहब 50 साल बाद जस्टिस सच्चर कहते हैं कि मुसलमानों की हालत दलितों से बुरी है। तो अब उनके बीच से अगर कोई नेता निकल रहा है तो आप उसको एक चुनाव और रोक लीजिए, 2 चुनाव और रोक लीजिए। और मैं फिर कहता हूं, ना मैं ओवैसी साहब की तकनीक से एग्री करता हूं, ना उनकी राजनीति से, पर आप उन्हें बहुत दिनों तक रोक नहीं पाएंगे पंकज। कहाँ क्या रोक पाए क्या भाई? आप कहाँ रोक क्या पाए? भावरी संभल साहब में, आप इससे सहमत हैं? मैं क्या आप पंकज भाई 30 सेकंड में कह दूं, 30 सेकंड में। संभल में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कैंडिडेट 5वें नंबर पे चला गया, और कुंवर इकबाल महमूद का कैंडिडेट, उनकी पत्नी 8वें नंबर पे चली गई, और वैसी का चेयरमैन हो गया संभल में इसी नगर निकाय के चुनाव। कहाँ रोक पा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। क्या आप सहमत हैं दोनों की बात से भामरे साहब? सुनील जी, मैंने सारे पैनलिस्ट का विशेषज्ञ बड़ा ध्यान से सुना है, और मेरा सौभाग्य था कि मैं ग्लोबल समिट कॉन्क्लेव जब TV9 भारतवर्ष का दिल्ली में हुआ था तो मैं वहां पे था, और मैंने इस बयान को बड़ा करीबी से नोट करा था। इसमें 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक होता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, हर पार्टी अपनी इकोनॉमिक्स देख के कि हमारा क्या नफा नुकसान है वो देख के चलती है। दूसरी होती है रणनीति, उसको कहते हैं कैलकुलेशंस। तो हर पार्टी को ये पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स हमारे किसके लिए हैं और मेजर वोट्स हमें कौन से टारगेट करने हैं, ये पार्टी की रणनीति होती है। तीसरा होता है लीस्ट फेवरेट। मैं आपको यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आजकल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, लीस्ट फेवरेट जो होते हैं, जिनके पास 33% वोट मिल जाता है, वो पार्टी बना लेते हैं। तो अब ओवैसी जी क्या टारगेट करना चाहते हैं यहाँ से? जैसे कि अभी अनुपम जी ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट करा कि ये जो मुस्लिम एक लीडरलेस सोसाइटी हो चुकी है। जिन्ना जी के बाद जैसा उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फेमस लीडर नहीं हुआ, तो ओवैसी जी अब टारगेट कर रहे हैं कि वो जगह, उस खालीपन को वो भर सके। दूसरा, सुनील जी ने ये सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि वोट बैंक ये किसका है। तो ओवैसी जी की अब जो प्लानिंग है वो ये कहना चाहते हैं कि ये वोट बैंक किसी का भी हो, लेकिन मैं इसका निर्णायक बन सकता हूँ। इसलिए उनकी अब जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही अलग हो चुकी है। मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी कि मायावती जी के साथ जो भी गठबंधन होता है, जो भी अलायंस होता है, जाहिर सी बात है अलायंस करने वाले को उसका फायदा बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, और उसी के वजह से मायावती जी को उसका कोई इम्पैक्ट दिखता नहीं है। अब जैसे कि एक बात इसमें और है, जैसा अभी यहाँ पे रमेश जी ने इन्होंने कहा, जो इन्होंने भी बहुत अच्छी पॉइंट आउट रखी, रमेश जी ने, उन्होंने कहा कि 95 सीट्स पे 2019 में इन्होंने कैंडिडेट्स उतारे थे। आप ये देखिए रिजल्ट क्या है, 5%। स्ट्राइक रेट आप कहें क्या है, 5%। तो ये जो इन्होंने कहा कि आप हमें 5 सीट दे दीजिए, अदरवाइज हम 25 सीट पे अपने कैंडिडेट्स उतार देंगे, इसको नेगोशिएशंस नहीं कहते, इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं। तो अब जो उनकी जो पॉलिसी है, जैसे कुछ सीट्स आप मैं मेंशन करना चाहूंगा, अमरोहा की हो गई, सहारनपुर हो गई, और मुरादाबाद हो गई, नगीना हो गई। और बीजेपी ने पश्चिम यूपी को टारगेट करा है 80 सीट के लिए। अगर देखा जाए तो पश्चिम यूपी में 27 में से 21 सीट, जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम मेजोरिटी की है,
अगर ओवैसी जी इसको ढंग से टारगेट करेंगे तो ये 80 और 80 का जो सपना है बीजेपी का, वो तोड़ने में कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगा सकते हैं। एक बात और, 2019 के चुनाव में और 14 के चुनाव में अगर हम इसी सीट्स को देखा जाए, इसी शेयर को देखा जाए, तो कम से कम 6 से 9% वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट करे हैं। तो टोटल यूपी की 19% की जो पॉपुलेशन में है, कहीं ना कहीं उसमें से भी वोटर्स बीजेपी को गए हैं। तो ये जो फेसलेस सोसाइटी है, जो अब इनको ये चेहरा बनाना चाहते हैं कि मैं मुस्लिम का लीडर मैं बनूं, ये वोट बैंक किसका है, तो अब ओवैसी जी की ये पॉलिसी है। दूसरा ये है, अब इन्होंने कहा कि अगर हम सारे 25 सीटों पे अगर हम उतारना चाहेंगे, तो मुझे लगता है इसमें जो है, इसमें इनको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर पूरे इंडिया में आप देख लीजिए, यूपी के 19% मुस्लिम वोटर्स को छोड़ के आप देखिए, असम के 34% मुस्लिम वोटर्स हैं, और पश्चिम बंगाल के 28% हैं, जम्मू कश्मीर में 60% से ऊपर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारे मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ करना चाहते हैं, इसलिए वो अलायंस को, मुझे लगता है कि हम हमेशा एक इमरजेंसी, एक दरवाजा खुला रखना चाहिए। इसलिए वो अलायंस को भी अभी तवज्जो दे रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि मैं अकेला 25 सीट पे भी लड़ने को एक इम्पैक्ट बना सकता हूं, ताकि इंडियन अलायंस के बाद मैं एक इम्पैक्ट दे सकूं और मेरा भी कोई रोल बन सके। तो अभी उनकी पॉलिसी ये है। अलायंस को तवज्जो तो इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक रूप से वो अछूत रहना नहीं चाहते, और दूसरी बात, वो बेहतर समझते हैं कि अकेले हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे, हम नुकसान कर सकते हैं पर हमारे लिए जीतना मुश्किल होगा। इसलिए अगर हम किसी के साथ हो जाएं, ये दलित के साथ साथ अगर मुसलमान के साथ साथ दलित भी आ जाए, आदिवासी भी आ जाए, क्योंकि झारखंड में भी वो लड़ने की बात कर रहे हैं। मजेदार बात ये, तो दरअसल वो अपना टेंटिकल्स फैलाना चाह रहे हैं, उसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है वो तो ये बताता है कि जब ट्रायंगुलर फाइट होता है तो उसमें फायदा तो बीजेपी को जाता है। अगर आप 2019 देखें तो 2019 में संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, कानपुर, जौनपुर, आप कानपुर हटा दें तो हर जगह समाजवादी पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवार जीते। और वही आप अगर 2014 में चलें तो रामपुर, संभल, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और नगीना बीजेपी जीती है, जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड होता था। अब सवाल उठता है कि अब ऐसी ही सीटों पर अगर तालमेल नहीं भी होता है मायावती और असुद्दीन ओवैसी का, और दोनों बड़े बड़े उम्मीदवार, प्रभावशाली उम्मीदवार उतार देते हैं, तो नुकसान तो किसका होगा? इंडिया ब्लॉक का तो होगा ना, इंडिया अलायंस का होगा ना। क्योंकि भले ही पिछली बार 73% समाजवादी पार्टी को मिला, 18% कांग्रेस को मिला, लेकिन इस बार वोट में सेंधमारी तो बीएसपी भी करेगी ना। अगर इमरान सैफी जैसे उम्मीदवार खड़े होंगे, कासिम साहब, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये सेंधमारी करेंगे? क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि मुस्लिम्स बल्क में मेजॉरिटी वैसे ही वोट करेगा जैसे 2022 में अखिलेश यादव के लिए किया था? पंकज जी, सबसे पहले ये इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात कह दूं कि भारत में ये आपने जो एक जुमला कहा कि वो अछूत नहीं बने रहना चाहते हैं, मैं जहां तक ओवैसी को जानता हूं, मैं चाहता हूं कि ओवैसी को अछूत ये गठबंधन बनाए और उसके बाद इस मुद्दे को लेके जाए कि हमारा वोट और हमको 5 सीट नहीं दे सकता, हमको अछूत बना के रखा है। आज अगर ये गठबंधन छितिर बितिर है, मुस्लिम वोटों को लेकर आप इतने बेचैन हैं, दलित वोटों के लिए आप परेशान हैं, इतने बड़े इंडिया टीम इंडिया में आसाम में अजमल हो, ओवैसी हो, या क्या कहते हैं यूपी में आपके मौलाना रशादी हो या डॉक्टर अयूब, किसी एक से किसी ने बात की? किसी एक को अपनी बैठक में बुलाया? किसी एक को कहा कि आप भी आ जाइए, पटना से लेके बेंगलुरु से लेके मुंबई से लेके दिल्ली तक? नहीं बुलाया। वोट पूरा चाहिए, दलित वोट चाहिए। ना प्रकाश अंबेडकर को बुलाएंगे, ना मायावती के नाम पे भड़क जाएंगे, उनके लिए गारंटी मांगेंगे। हद यह है कि चंद्रशेखर को भी नहीं बुलाएंगे, लेकिन वोट पूरा चाहिए। हम लड़ रहे हैं बीजेपी से, हमारा साथ दो। ये कोई बात होती है क्या? कांग्रेस, अभी हमारे कौशिक जी ने कहा कि वोट बैंक किसका है,
समाजवादी पार्टी का तो वोट बैंक बिल्कुल नहीं है भाई। सन 52 से लेके 1985 तक उसने कांग्रेस को वोट किया, 89 में उसने जनता दल को वोट किया, 91 में फिर उसने जनता दल को वोट किया, मुलायम सिंह यादव को वोट नहीं किया। वो जनता दल जो वीपी सिंह और अजीत सिंह की थी, जिसमें रेवती रमन सिंह नेता विपक्ष हुए थे, 89 सीट जीता था जनता दल, मुलायम सिंह के खाते में सिर्फ 27 सीटें आई, फिर भी नहीं दिया। तो ये आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुलायम सिंह का, अखिलेश यादव का वोट बैंक? किसी का वोट बैंक मुसलमान नहीं, अपनी अकल से वोट करता है, जी चाहता करता है, जी चाहता नहीं करता है। और जैसा अनुपम भाई ने कहा कि क्या कोई नए फतवे वाले आएंगे, वो फतवा देंगे कि तुम्हारा रोजा नमाज और हज के साथ साथ तुमको बीजेपी हराना, ये भी तुम्हारा क्या कहते हैं मोटिव होना चाहिए, तुम्हारा इस्लाम होना चाहिए, तुम्हारा दीन होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम गलत सोचते हैं। वोट हमारा है, मैं मुसलमान की हैसियत से 30 सेकंड बात कर लेता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, आप कौन होते हैं तय करने वाले अखिलेश जी कि मैं किसे वोट दूंगा? ओवैसी हमारा नेता, आप उसको बुलाना नहीं चाहेंगे, उसको चाय पिलाना नहीं चाहेंगे। हमारी कौम से आता है, बकौल अनुपम भाई के, शेरवानी भी पहनता है, दाढ़ी भी रखता है, टोपी भी रखता है, मुसलमानों के इश्यूज पे बोलता भी है। आप उसके साथ चाय नहीं पियेंगे और उसके बाद सारी दुनिया को बुला के आप चाय भी पिलाएंगे, उनके गले भी लगेंगे, उसके बाद उसी पे इल्जाम लगाएंगे कि तुम अपने भाइयों के घर, अपने घर आके उनके साथ नमाज पढ़ के हमारा वोट काट रहे हो। अगर वो मस्जिद में जाकर अपने भाइयों के साथ नमाज पढ़े, मुसाफा करके कहे भाई हमारा ख्याल रखना, तुम हमारे भाई हो, हमारे खून हो, हमारे गोश्त हो, हमारे हम मजहब हो, हमारे कलमागो हो, आप कौन होते हैं उसे मना करने वाले कि ये वोट काटने आ गया? हम अपनी दौलत में से निकाल के उसको कुछ भी देते हैं, मेरी दौलत, आप कौन?